नमस्कार। मनुष्य जीवन में सफलता के लिए 7 सूत्र हैं, हमें इन्हें याद रखना चाहिए। पहला सूत्र है कि हमें अपने कर्तव्य पर चलना चाहिए और दूसरे उस कर्तव्य पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इस पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन अपने कर्तव्यों पर हमें पूरी तरह से दृढ़ होना चाहिए और साथ में दूसरों के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। यह पहला सूत्र है। अपना कर्तव्य अच्छी तरह से पालन करें, क्योंकि इस संसार में हमारा कर्तव्य है। इस संसार में जब हम आए हैं, तो हमने सब कुछ नहीं किया। माँ-बाप हमें ले आए हैं। माँ-बाप ने 2-3 साल तक हमारी सेवा-शुश्रूषा की। हम कुछ कर नहीं सकते थे स्वयं। उन्होंने खिलाया-पिलाया, टट्टी-पेशाब साफ किया। तो हमें हमारा भी कुछ कर्तव्य है, उनके भी प्रति कर्तव्य है और समाज के प्रति भी कर्तव्य है। जो कुछ भी हम आज शिक्षा ले रहे हैं, यह हमारी खोज तो नहीं है, यह हमारे ऋषियों-मुनियों की, महापुरुषों की खोज है। उन्होंने कब यह बातें सोची और हम तक पहुँचाया, तो हमें भी कुछ ऐसा करें कि जो संसार को पहुँचाएँ कि जिससे समाज में सौहार्द बना रहे और प्यार बना रहे। और दूसरा है नियम कि हमें सहन शक्ति रखनी चाहिए। लेकिन अपनी बातों को दूसरे को सहाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। खुद तो हम सहन करें, लेकिन आप ये सोचें कि हम सहन कर रहे हैं तो दूसरे भी हमारी बातों को सहन करें, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा संभव भी नहीं है। हर व्यक्ति का मानसिक स्तर अलग-अलग होता है, समझ अलग-अलग होती है, चित्त का लेवल अलग-अलग होता है, संस्कार अलग-अलग होते हैं। तो हम अपने संस्कारों का तो परिष्कार कर सकते हैं, इस पर हमारी पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन दूसरे के संस्कारों का परिष्कार हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा ही अपने संस्कारों का परिष्कार कर सकता है। उस पर हमारी स्वतंत्रता नहीं है, उस पर हमारी परतंत्रता है। लेकिन अगर हम इस बात पर अड़े रहें कि हम तभी सहेंगे जब दूसरा भी सहेगा, तो फिर आप कभी सह नहीं पाएँगे, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है संसार में कि दूसरा सब सहने योग्य हो जाए। और वह धीरे-धीरे दूसरा चाहेगा तभी वह अपने आप को उस योग्य बना सकता है, अन्यथा वह नहीं बनाएगा। तो आप में बुद्धि और विवेक है तो आप अपने आप को सहने के लिए तैयार करें, दूसरा क्यों तैयार करे? उसमें इतना बुद्धि विवेक नहीं है तो। और तीसरा, हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए, यानी आवश्यक कर्म करते रहना चाहिए और दूसरों की जो उचित इच्छाएँ हों, उनके प्रयास में बाधा नहीं बनना चाहिए। क्योंकि बिना आवश्यकताओं की पूर्ति के हम रह नहीं सकते हैं। हमारा यह शरीर है, इस शरीर के लिए भोजन चाहिए, इस शरीर के लिए वस्त्र भी चाहिए और इस शरीर के लिए एक घर भी चाहिए, कमरा भी चाहिए। और यदि स्त्री-पुत्र हैं, माता-पिता हैं, भाई-बहन हैं, हम बड़े हैं या जिस भी स्थिति में हैं, उनके लिए भी हमारा कुछ दायित्व बनता है। तो आवश्यक कर्म और कर्तव्य कर्म इनमें कभी झिझकना नहीं चाहिए और इसके लिए किसी भी कर्म को छोटा-बड़ा नहीं मानना चाहिए। जो कर्म एक ऋषि कर रहे हैं ज्ञान का, ठीक वही कर्म व्यक्ति जो है, यदि वह रिक्शा चलाने का कर्म कर रहा है, तो दोनों कर्म बराबर है। कोई ऊँचा-नीचा नहीं है। क्योंकि आप देखें कि कृष्ण भी गाय पालते थे, गाय चराते थे, इतने ज्ञानी व्यक्ति थे। कबीर को देखें जुलाहे का कार्य करते थे। रैदास को देखें जूता बनाने का कार्य करते थे। ईसा मसीह को देख लें, कारपेंटर थे और कुछ समय तक कारपेंटरी भी उन्होंने किया। तो इस तरह से जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कर्म किया है, कर्तव्य कर्म और आवश्यक कर्म की पूर्ति के लिए कर्म किया है। केवल पूजा-पाठ, ध्यान ही नहीं किया है, ये भी किया है। तो इसलिए ये ना कहें कि यदि आप आवश्यक कर्म और कर्तव्य कर्म करने के लिए रिक्शा चला रहे हैं, तो वह छोटा नहीं है। उसमें अपने आप को छोटा बिल्कुल मत मानें। उसमें और परिमार्जन करने का प्रयास करें और उसको करें और उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, साथ में अपने मन को शांत करने के लिए भी अभ्यास करें। और चौथा, हमें सबसे स्नेहपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। छोटा हो, बड़ा हो, सबसे स्नेहपूर्वक व्यवहार करें। किसी को यह ना समझें कि यह छोटा है हमसे
या अगला कोई बड़ा है, हम सब समान हैं। जितने भी प्राणी हैं, यहाँ तक कि चींटी, कीड़े-मकोड़े, उनमें भी आत्मा है। वे भी हमसे छोटे नहीं हैं, बस उन्होंने ऐसे कर्म किए थे कि उनको ऐसी योनि मिल गई, हमने ऐसे कर्म किए थे कि हमको ऐसी योनि मिल गई है, और यह योनि भी हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं है। यदि हम अब गलत कर्म करना शुरू करेंगे तो हम भी वहीं पहुँच जाएँगे। और वे बाद में जब मनुष्य जन्म में आएँगे और अच्छा कर्म करेंगे मनुष्य जीवन में, तो वे हमसे भी अच्छे बन सकते हैं। तो इसलिए इस पर जो है छोटे और बड़े की भावना न रखें, जाति-पात की भावना न रखें। और हमारे यहाँ समाज में यह जो जाति-पात का विद्वेष फैल गया है, यह इसी छोटे और बड़ेपन का नतीजा है। और इसीलिए हम में वह स्नेह भाव और कोमलता नहीं रह गई है एक-दूसरे के प्रति। हम किसी को छोटा और किसी को बड़ा मानते रहते हैं, और यह भी जो है हमारे जीवन को नारकीय बनाता है, हमारा जीवन सहज नहीं हो सकता है, सरल नहीं हो सकता है। और फिर अगला नियम है, सूत्र है, वह यह है कि दूसरों की अच्छी बातों को मान लेना, लेकिन अपनी बातों को दूसरे से मनवाने की चेष्टा न करना। आप दूसरों की अच्छी बातें मान लेते हैं, जो समझदारी वाली बातें उन्हें मान लेना चाहिए, जो कारण कार्य की व्यवस्था के अनुकूल बातें हैं, प्रकृति के शाश्वत नियमों के या तार्किक ढंग से बात कही जा रही है तो मान लिया जाए। हो सकता है कि वह व्यक्ति छोटा हो हमसे, उम्र में छोटा हो, लेकिन उम्र में छोटे लोग अच्छी बात नहीं कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। और बड़े लोग हमेशा अच्छी ही बात कहेंगे, यह भी ठीक नहीं है। तो उम्र की बात इसमें नहीं है, इसमें बात है समझ की। तो किसी भी की भी समझ बड़ी हो सकती है, उम्र से समझ का कोई रिश्ता नहीं है। तो इसलिए यदि हम कुछ गलत कार्य कर रहे हों लेकिन हमें ठीक लग रहा हो, लेकिन अगर कोई हमें ये समझा रहा है कि नहीं आप ये गलत कर रहे हैं और यह ठीक नहीं है, तो यदि वह तार्किक बात है और युक्तिपूर्ण बात है, तो हमें उसकी बातों को मान लेना चाहिए। लेकिन किसी दूसरे को अपनी बात मनवाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि आपकी बातें तार्किक हों, युक्तिसंगत हों, लेकिन आप दूसरे से ज़बरदस्ती पिल पड़े हो कि नहीं हमारी बात मानो ही मानो। तो इससे भी नहीं बात बनने वाली है, और इससे भी जो है समाज में विद्वेष फैलेगा, परिवार में विद्वेष फैलेगा। और अगला मंत्र है कि हमें स्वार्थपूर्ण नहीं होना चाहिए। और अगला नियम है कि हमें यदि किसी की भी बात को जिनके साथ हम व्यवहार करते हैं, कुछ बात अच्छी ना लगे, या हमें कहीं ये पता चले कि अगला हमारी बुराई कर रहा था या हमारे विषय में कुछ ऐसा कह रहा था, तो हमें उस व्यक्ति से सीधे संवाद स्थापित करना चाहिए। अकेले में बैठ कर के बातें करनी चाहिए और कुछ गलतफ़हमियाँ जो है वह दूर कर लेनी चाहिए। क्योंकि अनेक गलतफ़हमियाँ इस तरह से हो जाती हैं, जिससे हमारे संबंध कटु हो जाते हैं और हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं, और वह बहुत छोटी-छोटी बातें होती हैं। और हो सकता है कि यदि यह कम्युनिकेशन गैप ना हो, हम संवाद स्थापित करें, तो यह बात बहुत सरलता से जो है, सहज ढंग से जो है वह ठीक हो सकती है, और हमारे बीच में वैसे ही प्यार मोहब्बत बनी रह सकती है। और ज़्यादातर यही देखा गया है कि यदि कम्युनिकेशन गैप को हटा दिया जाए, तो हमारे बीच संबंध उससे भी और अधिक प्रगाढ़ हो जाते हैं, जब हम किसी बात को लेकर के अगले को गलत समझने लगते हैं या सिद्ध करने लगते हैं, तो उससे ज़्यादा बेहतर संबंध जब कम्युनिकेशन गैप समाप्त कर दिया जाए, तब हो जाते हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन गैप ना रहने पाए। भले ही कम्युनिकेशन गैप ना हो तो बात हो सकता है ज़्यादा बिगड़ जाए, तो उस स्थिति में वह ज़्यादा ठीक है। लेकिन कम्युनिकेशन गैप रख कर के बात बिगाड़ना, वह खराब है। और इसके बाद जो अंतिम सूत्र है वह यह है कि जब भी हम जिसके साथ व्यवहार करते हैं घर परिवार के साथ अपने, तो पूरे दिन भर में कम से कम एक समय का खाना हम सब लोग साथ खाएं, और साथ खा करके अपनी बातों का दिन भर की जो बातें हैं उन बातों को आपस में शेयर करें। इससे जो है आपस में प्रेम और सामंजस्य बना रहता है, और घर गृहस्थी अच्छी चलती रहती है, परिवार अच्छा चलता रहता है, और कोई कम्युनिकेशन गैप भी नहीं होने पाता है, और एक दूसरे से सीख भी मिलती रहती है। हमने कुछ गलती कर दी आज मान लो दिन में, और हमने शाम को उस बात को सबके सामने प्रस्तुत किया,
तो हो सकता है बड़े-बुजुर्ग हों या छोटे भी हों, तो हो सकता है कुछ ऐसी बातें बता दें कि जिससे हमारी समस्या सुलझ जाए। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारी कुछ और भी हेल्प कर दें, किसी भी प्रकार की हेल्प कर दें, तो उसको केवल मन में ही ना दबाए रखें, बातचीत से और आपस में बैठ कर के, हँस कर के चीज़ों को अगर हम करते हैं साथ में, तो उससे हमारा जीवन बहुत शांतिमय रहता है, सफल रहता है, सुखी रहता है, प्रसन्न रहता है और बिना इनको किए हुए यदि हम चाहें कि हम सुखी और शांतपूर्वक जीवन जी लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है। तो इसलिए इन नियमों का पालन करने से हमारा जीवन निश्चित रूप से सुखी होता है। नमस्कार।